जैसे ही मैंने आंखें खोली, सीन ऑलरेडी शुरू हो चुका था। सबके सामने नॉवल का हीरो लूकस कोल परफेक्ट टाइमिंग के साथ गिरने का नाटक कर रहा था। एक हाथ छाती पर, चेहरा बिल्कुल पीला और बॉडी सीधे जाकर बैंकेट हॉल की सबसे खूबसूरत लड़की एम्मा लेन की बाहों में गिर रही थी। और मेरी किस्मत देखो, मैं उससे बस 3 कदम दूर खड़ा था, हाथ में वही वाइन ग्लास पकड़े हुए जिसे सब लोग पॉइजन वाला समझ रहे थे। मैंने उस ग्लास को देखा और ऑनेस्टली लगा कि आज मेरी आत्मा दूसरी बार शरीर छोड़ देगी। इतने सारे कैरेक्टर्स में से मुझे बनना था लियो मोंडोर, नॉवल का सबसे यूजलेस कैनन फॉडर रिच बॉय। पैसा था, एटीट्यूड था, जेलसी थी और दिमाग बिल्कुल ज़ीरो। ओरिजिनल स्टोरी में उसने हीरो को बुली किया, हीरोइन के पीछे भागा, विलेनिस को ऑफेंड किया, फैमिली की बेइज्जती करवाई और एंड में अकेले वेयरहाउस फायर में मर गया। सीधे शब्दों में वो कैरेक्टर नहीं था, वो एक वार्निंग साइन था। और अब वो मैं था। और टाइमिंग भी देखो, मैं सीधा टेलीपोर्ट होकर आ गया ब्लैकवेल चैरिटी बैंकेट में। वही फर्स्ट मेजर सीन जहां लूकस कोल अपनी राइज शुरू करता है, लोगों को यूज़ करके ऊपर चढ़ता है। ओरिजिनल प्लॉट सिंपल था, लूकस फेक पॉइजनिंग का ड्रामा करता, ब्लेम डालता अमीलिया ब्लैकवेल पर, फिर पब्लिक में नोबल बनता, मैं ब्लेम नहीं करूँगा वाला एक्ट करता और पीछे से अमीलिया की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर देता। और लियो मोंडोर, उसे स्क्रिप्ट के हिसाब से जंप करके चिल्लाना था, तूने पॉइजन किया। फिर अमीलिया उसे थप्पड़ मारती, उसकी फैमिली इंसल्ट होती, लूकस सिंपैथी लेता और स्टोरी आगे बढ़ जाती। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये थी कि एक्टर बदल चुका था। मैंने लूकस को देखा, वो एम्मा के सहारे खड़ा था, वीक एक्टिंग फुल ऑन चालू थी। एम्मा पैनिक में थी और वो घबराते हुए कहती है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। चारों तरफ लोग घबरा गए, रिपोर्टर्स कैमरा निकाल चुके थे। हॉल के दूसरे साइड अमीलिया ब्लैकवेल खड़ी थी, ब्लैक ड्रेस में, पूरी काम, लेकिन सॉफ्ट नहीं। वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई क्वीन अपने पैलेस में खड़े बच्चों को ड्रामा करते देख रही हो। नॉवेल में उसे विलेनेस कहा गया था, लेकिन सामने देखकर मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया। उसका एक आईब्राउ उठना ही किसी नाइफ से ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। उसकी नज़र पूरे हॉल पर घूमती हुई सीधे मुझ पर आकर रुकी। मैं फ्रीज हो गया, ये मुझे ही क्यों देख रही है। तभी लूकस ने हल्का सा खांसा, हाथ उठाया और वीक वॉइस में बोला, किसी को ब्लेम मत करो, शायद मिस ब्लैकवेल का इंटेंशन नहीं था। पूरा हॉल साइलेंट। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। ये आदमी अभी प्रॉपरली मर भी नहीं पाया और ब्लेम भी डाल दिया। एम्मा शॉक्ड, मिस ब्लैकवेल? लूकस, क्या आप कह रहे हो कि अमीलिया ने पॉइजन किया? लूकस तुरंत नोबल मोड में, नहीं एम्मा, मैं बिलीव करता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। यही उसकी चाल थी, सीधे अक्यूज़ नहीं करना, बस सबकी नज़र उसी तरफ घुमा देना। कुछ ही सेकंड्स में विस्पर्स शुरू। क्या सच में अमीलिया ने किया? लूकस ने उसे रिजेक्ट किया था। एमेलिया चुप रही, हाथ वाइन ग्लास पर और चेहरा ऐसा जो कोई ना पढ़ सके। और तभी मेरे गले में अजीब प्रेशर आया, जैसे ओरिजिनल स्क्रिप्ट मुझे फोर्स कर रही हो बोलने के लिए। मुझे पता था लियो मोंडोर को क्या बोलना था, लेकिन मैंने डीप ब्रेथ ली, ग्लास उठाया और कहा, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबकी नज़र मुझ पर। एम्मा अनॉयड, लियो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मुस्कुराया और लूकस की तरफ देखकर बोला, मुझे बस ये लगता है कि लूकस अमेजिंग है। उसका एक्सप्रेशन आधे सेकंड के लिए फ्रीज हुआ। मैं आगे बोला, एक सिप लिया, चक्कर आया और इंस्टेंटली पता भी चल गया कि मिस ब्लैकवेल इन्वॉल्व्ड हैं। रिएक्शन स्पीड इम्प्रेसिव है। हॉल फिर साइलेंट। एम्मा इरिटेट, ये सार्केज़म का टाइम नहीं है। मैं धीरे धीरे लूकस के पास गया। मैं सार्केज़म नहीं कर रहा, बस सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तुमने अपने ग्लास से पिया? हाँ। ड्रिंक वेटर ने दी थी? हाँ। और मिस ब्लैकवेल ने ग्लास टच भी नहीं किया? उसका चेहरा हल्का सा बदला, बहुत सब्टल, लेकिन मैंने देख लिया। मैं क्राउड की तरफ मुड़ा तो ना उन्होंने वाइन डाली, न ग्लास पकड़ा, न उसे दिया, न पास खड़ी थीं। फिर भी डॉक्टर आने से पहले ही इनका नाम कैसे आ गया? मैंने टंग क्लिक किया। ये पॉइजनिंग नहीं है, टेलीपोर्टेशन है। कुछ लोग हंसते हंसते रुक गए। एम्मा बोली, लूकस सिक है, तुम मजाक कैसे कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और ऑनेस्टली थोड़ा बुरा लगा। ओरिजिनल स्टोरी में वो स्वीट थी, रिच थी। लूकस ने उसे यूज़ किया, फेक रिपोर्ट्स बनवाए, स्कैंडल्स छुपाए और बाद में उसे छोड़ दिया। वो उसे सनलाइट समझती थी,
असल में वो सिर्फ एक चमकता हुआ जाल था। तभी मैंने देखा, अमीलिया फिर मुझे देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में कुछ चेंज था। और तभी मुझे नॉवल का एक हिडन डिटेल याद आया, अमीलिया ब्लैकवेल। आई कांटेक्ट के बाद किसी एक इंसान के थॉट्स सुन सकती थी। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया। मैंने मन में सोचा, अगर सुन सकती हो तो 2 बार ब्लिंक करो। अमीलिया ने एक बार ब्लिंक किया, फिर दूसरी बार। मेरी मुस्कान सीधी गायब। गया काम से। उसने मेरे सारे थॉट्स सुन लिए, इंक्लूडिंग वो वाला जिसमें मैं उसकी आईब्रो की बात कर रहा था। उसका आईब्रो फिर उठा, मगर मैंने तुरंत नज़र हटा ली। कुछ मत सोच, कुछ मत सोच। लेकिन दिमाग ने बिट्रे कर दिया, ये लड़की क्यूट भी है। उसका आईब्रो फिर उठा, ग्रेट, ये भी सुन लिया। तभी एक आदमी आया, वाइट सूट, मेडिकल किट, डॉक्टर हेल। ओरिजिनल प्लॉट में यही फेक पॉइजन प्रूव करता। मैंने उसके हाथ ध्यान से देखे, कॉटन पैड के नीचे एक छोटा सिल्वर पैकेट। वही ट्रिक। मैंने मन में सोचा, ये ट्रिक तो स्कूल मैजिक क्लब भी यूज़ ना करे। अमीलिया की नज़र उसके हाथ पर गई। उसने भी सुन लिया। डॉक्टर हेल कॉटन उठाने ही वाला था कि मैंने हाथ उठा दिया। रुको, वो इरिटेट, ये मेडिकल इमरजेंसी है, मैं बोला। इसलिए तो केयरफुल होना चाहिए। आप मेरे स्किल पर डाउट कर रहे हो? नहीं, टाइमिंग पर। मैंने एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। लुकस 2 मिनट पहले गिरा और आप ऑलरेडी किट लेकर यहां खड़े थे। वो बोला, मैं गेस्ट हूं। मैंने सीधा कहा, पॉइजन टेस्टिंग किट के साथ? वो चुप। क्राउड में विस्पर्स बढ़ गए। एम्मा कंफ्यूज्ड। लियो, तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला, अगर सच में पॉइजन हुआ है तो हॉस्पिटल बुलाओ, सीन सील करो, ग्लासेस अनटच्ड रखो, कैमरास चेक करो, तभी सच पता चलेगा। अब लुकस का चेहरा सच में पेल हो गया था। इस बार लुकस की हालत सच में खराब नहीं थी, लेकिन उसकी एक्टिंग से ज्यादा खतरनाक उसकी समझ थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, लियो, इतनी बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मिस ब्लैकवेल की रेपुटेशन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हो। मैंने मन ही मन माना, यह आदमी डेंजरस है। हर लाइन में काइंडनेस दिख रही थी, लेकिन हर शब्द एक ट्रैप था। अगर एमिली जांच करवाती तो वो गिल्टी दिखती, अगर नहीं करवाती तो भी गिल्टी, और अगर लुकास उसे माफ कर देता तो वो सेंट बन जाता। इसीलिए आधा नॉवेल उसके पीछे पागल था। तभी एमिली ब्लैकवेल ने हाथ उठाया। ब्लैकवेल के बॉडीगार्ड्स इंस्टेंटली मूव हो गए। एग्जिट बंद, वेटर्स रोके गए, रिपोर्टर्स को पीछे कर दिया गया। उसकी आवाज़ शांत थी और उसने कहा, अगर यंग मास्टर लियो चाहते हैं तो हम जांच करेंगे। जिस तरह उसने मेरा नाम लिया, मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो गुस्से में नहीं थी, और यही सबसे खतरनाक था। डॉक्टर हेल पीछे हटने लगा, लेकिन गार्ड ने रोक लिया। एमिली बोली, डॉक्टर, सब कुछ टेबल पर रखिए। एक शब्द, लेकिन इनफ था। डॉक्टर हेल ने मजबूरी में किट खोल दी, और कुछ सेकंड बाद वही सिल्वर पैकेट सबके सामने था। जब पाउडर पानी में डाला गया, वाटर पर्पल हो गया। पूरे हॉल में केओस। ये फेक पॉइजन है, मतलब टेस्ट ही फेक था। डॉक्टर हेल का चेहरा उड़ चुका था, और लुकस की मास्क भी क्रैक होने लगी। एम्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया। लुकस, क्या तुम्हें पता था? मैं भी विक्टिम हूं। वो तुरंत वीक मोड में चला गया। मैंने क्लैप किया। रिकवरी इम्प्रेसिव है। 2 मिनट पहले सांस नहीं ले पा रहे थे, अब फुल डिफेंस दे रहे हो। लोग हंस पड़े। उसकी जेंटल इमेज पहली बार हिल गई। अमीलिया उसके सामने जाकर रुकी। मिस्टर कोल, आपने मुझ पर आरोप लगाया। नहीं, मैंने सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग कहा। तभी एमिलिया ने कहा, तो चलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं। जब सीसीटीवी की बात आई तो वेटर ने बताया कैमरा मैलफंक्शन था। लुकस फिर बोला, यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने हाथ उठाया। कैमरा की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी आंखों में पहली बार कोल्डनेस दिखी। मैंने कहा, लुकस, तुम्हारा लेफ्ट कफ दिखाओ। वो पीछे हटने लगा। डॉक्टर हेल चिल्लाया, ये सब बकवास है। लेकिन गार्ड्स ने स्लीव उठा दी। अंदर वही पर्पल स्टैन। बस गेम खत्म। अब विस्पर्स तूफान बन चुके थे। सभी लोग एक दूसरे से कहने लगे, उसने खुद ही ये सब प्लान किया, एमेलिया को फंसाने के लिए। एम्मा पीछे हट गई, और एम्मा लूकस से पूछने लगी, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? लूकस की आंखों में आंसू आ गए। इंस्टेंट एक्टिंग। मैंने सोचा, अगर ये बिजनेसमैन ना बन पाया तो एक्टर तो टॉप का बनेगा। तभी एमिली की आवाज़ आई, ब्लैकवेल फैमिली डिफेमेशन, फ्रॉड और रेप्यूटेशन डैमेज का केस फाइल करेगी।
वहीं जब एमिली ब्लैकवेल कामली अनाउंस करती है कि वो लूकस कोल पर डिफेमेशन, फ्रॉड और रेपुटेशन डैमेज का केस करेगी, उसी पल पूरा खेल पलट जाता है। अभी तक लूकस सिचुएशन कंट्रोल कर रहा था, फेक पॉइजनिंग से सिंपैथी लेना, ब्लेम शिफ्ट करना, लेकिन अब पहली बार वो डिफेंसिव हो गया। उसकी आंखों का सिकुड़ना यही दिखाता है कि इस बार वो सच में घबरा गया है, एक्टिंग नहीं कर रहा। डॉक्टर हेल का ऑलमोस्ट गिर जाना और वेटर का डर से कांपना ये प्रूव करता है कि ये पूरा सेटअप कितना फ्रेजाइल था। ये लोग पावरफुल लग रहे थे, लेकिन असल में इनका प्लान बहुत वीक था, बस इल्यूजन था। जैसे ही एक्सपोज हुआ, सब बिखर गया। नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी जीत है। उसने ओरिजिनल प्लॉट का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट तोड़ दिया। एमिली अब विक्टिम नहीं बनी, लुकास सिंपैथी गेन नहीं कर पाया, और सबसे बड़ी बात, नैरेटर ने खुद को उस बेवकूफ़ी भरे रास्ते से अलग कर लिया जो लियो मोंडोर को मरवा देता था। इसलिए वो इंटरनली रिलीफ फील करता है। उसे लगता है उसने फेट बदल दिया। लेकिन यही वो जगह है जहां असली डेंजर शुरू होता है। जैसे ही एमिली उसकी तरफ देखती है, नैरेटर को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि उसने ओवर प्ले कर दिया है। उसने सिर्फ प्लॉट चेंज नहीं किया, उसने खुद को रिवील कर दिया। वो इतना कुछ जानता है जो उसे नहीं पता होना चाहिए। और यहाँ सबसे क्रिटिकल चीज़ आती है, अमीलिया की एबिलिटी। वो थॉट्स सुन सकती है। नरेटर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मत सोचो, फ्यूचर मत सोचो, लेकिन उसी प्रोसेस में वो सबसे खतरनाक बातें सोच देता है। एमेलिया की डेथ, बेट्रेयल, डाउनफॉल, सब कुछ। और एमेलिया का अचानक रुक जाना, उसका काम मास्क क्रैक होना, ये दिखाता है कि उसने सब सुन लिया। अब सीन कंप्लीटली बदल जाता है। बाहर बैंक्वेट हॉल में अभी भी नॉइज़ है, लोग गॉसिप कर रहे हैं, रिपोर्टर्स एक्साइटेड हैं, बट इनके बीच एक अलग ही साइलेंस बन जाती है। ये साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये दो लोग बाकी सबसे अलग लेवल पर इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये अब नॉर्मल सोशल इंटरैक्शन नहीं है, ये माइंड गेम है। जब एमिली उसे अकेले बात करने के लिए बुलाती है, तो वो इन्विटेशन नहीं है, वो कंट्रोल्ड इंटरोगेशन है। पब्लिक में वो कुछ नहीं पूछती क्योंकि उसे अपनी इमेज मेंटेन करनी है, लेकिन प्राइवेट में वो सच निकालेगी। लाउंज वाला सीन इसका प्रूफ है। दरवाज़ा लॉक होना सिंबॉलिक है, अब एस्केप नहीं है, अब नरेटर सीधे ट्रैप में है। अमेलिया का काम रहना ये दिखाता है कि वो पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर रही है, मगर वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। और फिर उसके सवाल, तुमने इस दुनिया को नॉवल क्यों कहा? तुम्हें कैसे पता मैं चैप्टर 411 में मरूंगी? ये सिंपल सवाल नहीं है, ये सीधे नरेटर की आइडेंटिटी पर अटैक हैं। नरेटर के पास थियोरेटिकली कई ऑप्शंस हैं, झूठ बोलना, बहाना बनाना, बट प्रैक्टिकली कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने वाली माइंड रीड कर सकती है। इसलिए उसका कंपैरिजन ग्लास डोर के पीछे छुपना परफेक्ट है। मतलब छुपने का इल्यूजन है, रियलिटी में कुछ छुप नहीं सकता। जब नैरेटर गार्ड्स को ना बुलाने की रिक्वेस्ट करता है और एमिली सीधे मना कर देती है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। वो इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। वो रिस्क नहीं लेती, चाहे सामने वाला हार्मलेस लगे। इस पूरे सीन का कोर समझो। नरेटर ने पहली बार गेम जीत लिया, लेकिन उसी मोमेंट वो गेम का हिस्सा बन गया। पहले वो बैकग्राउंड कैरेक्टर था जो क्वाइटली सर्वाइव करना चाहता था, अब वो डायरेक्टली मेन प्लेयर्स अमीलिया और लूकस के बीच आ चुका है। और सबसे डेंजरस बात यह है, अब अमीलिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। फिर नरेटर जब एक्सप्लेन करता है कि ये दुनिया एक बुक जैसी है और लूकस कोल मेन कैरेक्टर है जो सबको यूज़ करता है, तब अमीलिया इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। जब वो पूछती है, और मैं भी उन एनिमीज़ में से हूँ, ये बहुत डीप मोमेंट है। वो खुद को विक्टिम मानकर रिएक्ट नहीं करती, वो सिचुएशन को लॉजिकली समझती है। नरेटर जब कहता है कि स्टोरी बायस्ड है और अमीलिया विलन नहीं है, बल्कि इसलिए टारगेट होती है क्योंकि वो यूज़ होने से मना करती है, यहीं अमीलिया पहली बार थोड़ी सॉफन होती है। लेकिन जैसे ही नैरेटर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बोलता है, फार्मास्यूटिकल ब्रांच, डाउनफॉल, तभी एमेलिया का टोन फिर शार्प हो जाता है। अब वो उसे टेस्ट कर रही है। तुम कितना जानते हो? मतलब तू रिसोर्स है या थ्रेट? नरेटर का टू मच बोलना रिस्की है, लेकिन ऑनेस्टी यहाँ काम करती है। जब वो खुद को कैनन फॉडर कहता है, वो इनडायरेक्टली अमीलिया को ये भी दिखा रहा है कि वो खुद भी विक्टिम है इस स्टोरी का। अमीलिया का जवाब ये तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। ये इंसल्ट भी है और एनालिसिस भी। मतलब तू पहले बेवकूफ़ था, अब यूज़फुल बन गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, केमिस्ट्री। जब नैरेटर ऑनेस्टली बोलता है कि उसने अमीलिया की मदद सिर्फ सर्वाइवल के लिए की,
और थोड़ा इसलिए क्योंकि लूकस इरिटेट करता है। वहीं अमीलिया हल्का सा स्माइल करती है। ये बहुत सटल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसे फेक लॉयल्टी नहीं चाहिए, उसे क्लियर इंटेंशन पसंद है। लेकिन उसी समय नरेटर की बिगेस्ट वीकनेस सामने आती है। उसके थॉट्स कंट्रोल में नहीं हैं। अमीलिया क्लियरली बोल देती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मुंह से ज़्यादा बोलता है। मतलब वो उसे पूरी तरह रीड कर रही है। अब सीन वापस हॉल में शिफ्ट होता है और यहाँ पूरा एनवायरनमेंट बदल चुका है। अब ये चैरिटी इवेंट नहीं है, ये बैटलफील्ड है। लूकस कोल फिर से अपना क्लासिक मूव यूज़ करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये उसका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। सीधे ब्लेम नहीं करना बल्कि सिचुएशन को सॉफ्ट करके सिंपैथी लेना। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि सामने अमीलिया है। जब वो बोलती है, यू डू नॉट गेट टू डिसाइड वेदर आई परस्यू दिस, इसका मतलब साफ है, अब कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में है। और जब वो लूकस को डायरेक्टली शट डाउन करती है, ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन है। लूकस पहली बार ओपनली चैलेंज हो रहा है। कैप्टन रॉस जब फिंगरप्रिंट्स चेक करने की बात करता है, उसी मोमेंट गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि लूकस का पूरा प्लान मैनिपुलेशन पर था, एविडेंस पर नहीं। और जब उसके फेस पर डर आता है, इवन फॉर अ सेकेंड, ये दिखाता है कि वो सच में कॉर्नर हो गया है। अमीलिया नोटिस करती है, नरेटर नोटिस करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्मा भी नोटिस करती है। एम्मा का डाउट शुरू होना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि लूकस की पावर डिपेंड करती है लोगों के ब्लाइंड ट्रस्ट पर। जब एम्मा लेन लूकस से पूछती है कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो, तो वो सवाल सीधा उसके दिल पर लगता है। ये पहली बार है जब एम्मा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय डाउट कर रही है, और यही लूकस के लिए सबसे डेंजरस चीज़ है। लूकस कोल तुरंत अपनी पुरानी ट्रिक यूज़ करता है, कंसर्न दिखाना। वो बोलता है कि उसे इनोसेंट लोगों की चिंता है। बाहर से ये बहुत नोबल लगता है, लेकिन असल में ये अटेंशन शिफ्ट करने की कोशिश है, अपने ऊपर से हटाकर दूसरों पर डालना। लेकिन नरेटर यहाँ उसे ब्रेक कर देता है। जब वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात कैजुअली बोल देता है, तो पूरा माहौल बदल जाता है। अब बात सिंपैथी की नहीं, एविडेंस की हो जाती है। लूकस तुरंत नेक्स्ट मूव खेलता है, विक्टिम कार्ड। वो नरेटर को टारगेट बनाकर बोलता है कि तुम मुझे हेट करते हो, ताकि सिचुएशन पर्सनल लगे। अगर लोग ये मान लें कि ये जेलसी है, तो नरेटर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। लेकिन नैरेटर स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। उसका जवाब सीधा ईगो पर हिट करता है, तुम इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो कि मैं हेट करूं। ये लाइन लुकास को अंदर से हिला देती है, क्योंकि उसने हमेशा खुद को सेंटर माना है। फिर नरेटर कामली पूरा रोड मैप दे देता है, पाउडर चेक करो, डॉक्टर के रिकॉर्ड्स चेक करो, वेटर की पेमेंट देखो। ये वो मोमेंट है जहां सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाती है। डॉक्टर हेल का चिल्लाना और फिर तुरंत चुप हो जाना, वेटर का डर जाना, ये सब दिखाता है कि पूरा प्लान अब कोलैप्स हो रहा है। लेकिन असली शॉक तब आता है जब एमा आगे बढ़ती है। उसकी वॉइस शेकी है, लेकिन बात क्लियर है। वो बताती है कि लूकस ने पहले ही उसे वार्न किया था कि वो ड्रिंक मत पीना। यहीं पूरा इल्यूजन टूट जाता है, क्योंकि अगर उसे पहले से पता था कि ड्रिंक स्ट्रेंज है, तो उसने खुद क्यों पिया? और फिर अमीलिया पर ब्लेम क्यों डाला? इस सवाल का कोई क्लीन आंसर नहीं है। पहली बार लूकस सच में कॉर्नर हो जाता है, लेकिन यहीं उसकी असली ताकत दिखती है। वो फिर इमोशनल रिकवरी करता है, फियर का एक्सक्यूज़ देता है, पैनिक का रीज़न देता है, और छोटी गलती एक्सेप्ट करता है ताकि बड़ी गलती छुप जाए। और सबसे ख़तरनाक बात, ये ट्रिक काम भी करती है। कुछ लोग तुरंत सॉफन हो जाते हैं। यही रीज़न है कि लूकस डेंजरस है। उसके लिए ट्रूथ मैटर नहीं करता, परसेप्शन मैटर करता है। लेकिन एमिली ब्लैकवेल यहाँ पूरी गेम बदल देती है। वो सीधे बोलती है कि अब फैसला एविडेंस करेगा, ना कि इमोशंस। इस एक लाइन से वो लुकास की पूरी स्ट्रैटेजी काट देती है। अब सिंपैथी यूजलेस हो जाती है, पुलिस एविडेंस सील कर देती है, और सीन ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। लेकिन असली इम्पैक्ट अभी दिखता है, एम्मा का पीछे हटना। ये दिखाता है कि उसका ट्रस्ट टूटना शुरू हो गया है। लूकस ये समझ जाता है, और पहली बार उसके चेहरे पर असली टेंशन दिखती है। फिर एग्जिट पर लास्ट कॉन्फ्रंटेशन होता है। लूकस नरेटर को इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है, अमीलिया के पास रहोगे तो नुकसान होगा। ये वार्निंग नहीं, डिस्गाइज्ड थ्रेट है। नरेटर का जवाब भी उतना ही शार्प है। वो साफ बता देता है कि असली खतरा लूकस है। और फिर अमीलिया फाइनल ब्लो देती है। वो लूकस के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसकी इमेज, पर अटैक करती है। स्कॉलरशिप, स्पॉन्सर्स, रेप्यूटेशन, ये सब उसकी फाउंडेशन है। अगर ये हिल गया तो लूकस कमज़ोर हो जाएगा।
इसलिए उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि ये अटैक सीधे उसकी कोर पावर पर है। इस पूरे सीन में स्टोरी और भी डीपर लेवल पर चली जाती है क्योंकि अब सिर्फ कन्फ्रंटेशन नहीं रहा, अब लॉन्ग टर्म वॉर शुरू हो चुका है जहां हर मूव फ्यूचर को बदल रहा है। जब अमीलिया ब्लैकवेल ये डिसाइड करती है कि वो लूकस के स्कॉलरशिप्स और चैरिटी कनेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, तो ये कोई छोटा स्टेप नहीं है। ये सीधा लूकस कोल की बैकबोन पर अटैक है। उसका पूरा क्लीन इमेज इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है, स्कॉलरशिप्स, चैरिटी वर्क, स्पॉन्सर्स, यानी पब्लिक परसेप्शन। अगर ये सिस्टम टूट गया तो लूकस का परफेक्ट हीरो वाला मास्क धीरे धीरे गिरने लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमीलिया ये मूव खुद नहीं सोचती, बल्कि नरेटर की लीक्ड थॉट से ट्रिगर होती है। इसका मतलब साफ है, अब नैरेटर सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा, वो इनडायरेक्टली एमिली की स्ट्रैटेजी शेप कर रहा है। जब एमिली उसी सार्कास्टिक लाइन को यूज़ करती है, इनोसेंट पीपल लव इन्वेस्टिगेशंस, तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो क्विकली अडेप्ट भी करती है। विलेनेस अब सीख रही है और ये उसे और डेंजरस बना देता है। लूकस का रिएक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार उसका काम मास्क टूटता है। वो पोलाइटली प्रोटेस्ट करता है, लेकिन अंदर से पैनिक हो चुका है। उसे समझ आ गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ी तो उसका पूरा बिल्टअप इमेज खतरे में पड़ जाएगा। यानी अब वो डिफेंसिव मोड में चला गया है, जो उसके कैरेक्टर के लिए रेयर है। फिर सीन बाहर शिफ्ट होता है, जहां लग्जरी कार्स, मीडिया फ्लैशेस और सिक्योरिटी दिखाते हैं कि ये सिर्फ प्राइवेट इशू नहीं रहा, ये पब्लिक इवेंट बन चुका है। नरेटर नेचुरली एस्केप करना चाहता है, लेकिन अमीलिया उसे जाने नहीं देती। ये मोमेंट बहुत सिंबॉलिक है। जब वो कहती है गेट इन, तो ये इनविटेशन नहीं बल्कि कंट्रोल है। अब नरेटर उसके गेम का हिस्सा बन चुका है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो रिपोर्टर्स के सामने फंसना या अमीलिया के साथ जाना, और ऑब्वियसली वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है। फिर विक्टर मंडोरे का मेंशन आता है, जो स्टोरी में हिडन डेंजर है। वो दिखने में फैमिली है, लेकिन असल में बिट्रेयल का सोर्स है। नरेटर को याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में विक्टर ने उसे रिपीटेडली बिट्रे किया था। इसका मतलब ये है कि नरेटर के एनिमीज सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हैं। वहीं फिर वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार के अंदर का सीन बहुत काम है, लेकिन अंदर टेंशन हाई है। नरेटर को मैसेजेस मिलते हैं, फैमिली उसे ब्लेम कर रही है बिना सच जाने। ये दिखाता है कि उसकी फैमिली इमोशनली वीक है और आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है। यही रीज़न था कि ओरिजिनल लियो इवेंचुअली डाउनफॉल तक पहुंचा। जब अमीलिया ब्लैकवेल बोलती है कि फैमिली एनिमीज से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो ये रैंडम लाइन नहीं है, ये उसके ऑन फ्यूचर का रिफ्लेक्शन है। नैरेटर को याद आता है कि फ्यूचर में उसका अंकल उसे बिट्रे करेगा, कंपनी गिर जाएगी और उसे मेंटली अनस्टेबल दिखाकर ख़त्म कर दिया जाएगा। अमीलिया का रिएक्शन, उसका साइलेंटली टाइटन होना, ये दिखाता है कि उसने ये सब सुन लिया है। लेकिन वो इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं करती, वो इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करती है। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, टेल मी द नेक्स्ट इवेंट। अब ये पार्टनरशिप का स्टार्ट है। अमीलिया अब नरेटर को सीरियसली ले रही है और फ्यूचर नॉलेज को यूज़ करना चाहती है। नरेटर बताता है कि अगला प्लॉट स्कूल में होगा, जहां लूकस विक्टिम बनकर रूमर्स फैलाएगा। मतलब लूकस की स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर वो एविडेंस में हारता है तो नैरेटिव में जीतने की कोशिश करेगा। वो खुद को हम्बल दिखाएगा, नैरेटर को बुली दिखाएगा और एम्मा को इनडायरेक्टली प्रेशर करेगा कि वो उसके साइड में आए। वहीं फिर जब नैरेटर एमिली को बताता है कि अगले स्टेप में अब लूकस सेलेस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग को फेक हरासमेंट से बचाने वाला है, तो ये कोई छोटा सीन नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होता है। सेलेस्ट कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मीडिया फैमिली से बिलोंग करती है, और अगर लूकस उसे हीरोइकली बचा लेता तो फ्यूचर में वही सेलेस्ट उसके सारे स्कैंडल्स दबाने और उसकी इमेज बचाने का काम करती। यानी ये रेस्क्यू नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस और पावर हासिल करने का तरीका है। लेकिन यहाँ एमिली का रिएक्शन पूरी कहानी बदल देता है। वो घबराती नहीं, बल्कि तुरंत सिचुएशन को समझकर कहती है कि वो सेलेस्ट को पहले बचाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हेल्प करना चाहती है, बल्कि वो लूकस के पूरे प्लान को तोड़कर उसका रिवॉर्ड खुद लेना चाहती है। वो समझ जाती है कि अगर सेलेस्ट को सच दिखा दिया गया तो लूकस का फ्यूचर सपोर्ट सिस्टम वहीं ख़त्म हो जाएगा। यही पॉइंट है जहां विलेनेस विक्टिम नहीं, बल्कि प्लानर बन जाती है। इसी बीच अचानक नैरेटर को एक थ्रेटनिंग मैसेज मिलता है, जिसमें वेयर हाउस फायर का जिक्र होता है, जो उसकी ओरिजिनल डेथ थी।
यह बहुत बड़ा संकेत है कि कोई ऐसा भी है जिसे ओरिजिनल प्लॉट की जानकारी है या जो लूकस के साथ जुड़ा हुआ है। अमीलिया इस मैसेज को सुनकर पहली बार पूरी तरह सीरियस हो जाती है और उसका काम एटीट्यूड एक ठंडी खतरनाक इंटेंट में बदल जाता है। अब ये सिर्फ माइंड गेम्स नहीं रहे बल्कि रियल डेंजर सामने आ चुका है। फिर दूसरा मैसेज आता है जिसमें सेलेस्ट को ईस्ट लाइब्रेरी में टारगेट करने की बात होती है। इससे साफ हो जाता है कि लूकस ने अपना प्लान जल्दी एक्टिवेट कर दिया है क्योंकि उसका पहला ट्रैप फेल हो चुका है। इसका मतलब ये भी है कि लूकस उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है। वो तुरंत अडेप्ट करता है और नए तरीके से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। जब दोनों ईस्ट लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो पूरा सीन एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है जैसा नरेटर ने बताया था। रात का शांत माहौल, अंधेरे में खड़ी सेलेस्ट और उसके सामने दो फेक अटैकर्स। थोड़ा दूर शैडो में लूकस खड़ा होता है, सही मोमेंट का इंतजार करते हुए ताकि वो हीरो बनकर एंट्री कर सके। सेलेस्ट को लगता है कि वो सच में खतरे में है, जबकि पूरा सीन पहले से स्क्रिप्टेड होता है। नरेटर इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमेला उसे रोक देती है। यही वो मोमेंट है जहां उसका असली इंटेलिजेंस दिखता है। वो समझती है कि अगर वे अभी जाकर सेलेस्ट को बचा लेते हैं तो लूकस फिर भी सिचुएशन को ट्विस्ट करके खुद को हीरो बना लेगा। इसलिए वो सीधे इंटरवीन नहीं करना चाहती, बल्कि सेलेस्ट को खुद सच दिखाना चाहती है। उसका प्लान अब सिंपल रेस्क्यू नहीं, बल्कि पूरा सेटअप एक्सपोज करना है ताकि सेलेस्ट खुद समझ जाए कि ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। इस पॉइंट पर नरेटर भी उसकी स्ट्रैटेजी समझ जाता है और दोनों की थिंकिंग मैच हो जाती है। अब ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं रह जाता, बल्कि एक काउंटर ट्रैप बन जाता है जिसमें लूकस को उसी के खेल में हराने की तैयारी हो रही है। जब फेक अटैकर अपना डायलॉग बोलता है तो नरेटर को भी महसूस होता है कि ये सीन कितना बनावटी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार ऑडियंस अननोइंगली मैनिपुलेटेड नहीं होगी। मेरे दिमाग ने तुरंत एमिली की पूरी योजना पकड़ ली और मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल आ गई। एमिली ब्लैकवेल सिर्फ सेलेस्ट को बचाने नहीं आई थी, वो सेलेस्ट को पूरा स्क्रिप्ट दिखाना चाहती थी। इस बार फ़र्क सिर्फ इतना था कि हीरो को पता ही नहीं था कि ऑडियंस पहले से बैकस्टेज पहुंच चुकी है। एमिली ने धीमे स्वर में कहा, अगर लुकास अभी उसे बचा लेता है तो सेलेस्ट जिंदगी भर उस पर भरोसा करेगी। मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से एक्सपोज कर दें तो वो उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करेगी। अमीलिया ने हल्के से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अप्रूवल की बहुत छोटी सी झलक आई। फिर उसने कहा, गुड, तुम विलन की तरह सोचना सीख रहे हो। उसी समय एलिज साइड पाथ से ऐसे निकली जैसे बुशेस के अंदर टेलीपोर्ट होकर आई हो। उसके हाथ में टैबलेट था। उसने धीमी आवाज़ में बताया, कैंपस सिक्योरिटी कैमरास एक्सेस हो गए हैं। ईस्ट गार्डन वाला कैमरा 7 मिनट पहले डिसेबल किया गया था। मैंने थकी हुई सांस छोड़ी। इस शहर की हर स्कीम कैमरा बंद करके ही क्यों शुरू होती है? एमेलिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि बेवकूफ़ लोग सोचते हैं कि अंधेरा सिर्फ उन्हीं का है। एलिस ने टैबलेट पर कुछ टैप किया। लाइब्रेरी एंट्रेंस कैमरा का फुटेज मिल गया। इसमें गार्डन पाथ और लूकस की हाइडिंग स्पॉट दोनों दिख रहे हैं, लेकिन सेलेस्ट वाला कॉर्नर पूरी तरह नहीं दिखता। अमीलिया ने तुरंत कहा, वो फुटेज सीधे सेलेस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के फ़ोन पर भेजो। एलिस एक पल के लिए रुकी। सीधे? हाँ सीधे, एमिली ने शांत स्वर में कहा। हीरो स्टेज पर आए उससे पहले ऑडियंस को पूरा सेटअप दिखना चाहिए। उस मोमेंट पर मुझे सच में महसूस हुआ कि एमिली कितनी डेंजरस है। वो सिर्फ लूकस को रोकना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि सेलेस्ट खुद समझे कि उसके साथ खेला जा रहा है। किसी को बचाने से ज़्यादा पावरफुल होता है उसे मैनिपुलेशन पहचानना सिखाना। तभी अमीलिया ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम्हारे थॉट्स आज अनयूजुअली फ्लैटरिंग हैं। मैंने तुरंत पेड़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया। आज शायद मेरी जजमेंट अनयूजुअली अच्छी चल रही है। एलिस ने बहुत जल्दी काम कर दिया। अगले ही सेकंड सेलेस्टे के बैग के अंदर रखा फ़ोन ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा। आवाज़ सुनते ही दोनों फेक अटैकर्स थोड़ा घबरा गए। उनमें से एक ने तुरंत कहा, इग्नोर इट। सेलेस्ट ने नीचे अपने बैग की तरफ देखा और डरने का नाटक करते हुए बोली, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी फैमिली लोग भेज देगी। ये झूठ था, लेकिन बेहद यूज़फुल झूठ। सेलेस्ट नॉवल में इनोसेंट थी, पर स्टूपिड बिल्कुल नहीं थी। एक अटैकर थोड़ा हेजिटेट हुआ। दूसरा आदमी ट्री लाइन की तरफ देखने लगा, जैसे किसी इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहा हो। शैडो में छिपा लूकस अब भी बाहर नहीं आया था, लेकिन उसके हाथ फ़ोन पर तेज़ी से मूव कर रहे थे।
अगले ही पल हुडेड मैन का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज पढ़ा और रफ आवाज़ में बोला, ठीक है, तुम फ़ोन पिक कर सकती हो, मगर कोई होशियारी मत करना। सेलेस्ट ने धीरे से फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने एलीज का भेजा हुआ वीडियो देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि लूकस ट्री के पीछे खड़ा होकर पूरा सीन देख रहा है, मदद बुलाने की बजाय सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं। उसने चीख नहीं मारी, उसने कुछ कहा भी नहीं। वो बस स्क्रीन को देखती रही और उसकी सांसें हल्की हल्की कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसी पल उसका ट्रस्ट टूट रहा हो। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि लूकस को अभी भी कुछ पता नहीं था। वो अब भी अपने हीरोइक एंट्री पोज की तैयारी कर रहा था। एक हुडेड मैन सेलेस्ट के करीब आया। क्या देख रही हो? सेलेस्ट ने तुरंत फ़ोन लॉक किया और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने डर का अभिनय परफेक्टली जारी रखा। बस मेरे भाई का मैसेज था, पूछ रहा था मैं कहाँ हूँ। वो आदमी संतुष्ट होकर पीछे हट गया। ट्री के पीछे लूकस हल्का सा आगे बढ़ा। शायद उसे लगा यही उसका परफेक्ट एंट्री मोमेंट है। उसी समय मैंने महसूस किया कि अमीलिया की पकड़ मेरी कलाई से ढीली हो गई। अब, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले एलीज ने टैबलेट पर एक और बटन दबा दिया। अचानक लाइब्रेरी कोर्टयार्ड के स्पीकर्स क्रैकल करने लगे और फिर पूरी रात में लूकस की आवाज़ गूंज उठी। उसे ज़्यादा हर्ट मत करना, बस इतना डराओ कि वो मुझ पर भरोसा करने लगे। दोनों हुडेड मैन वहीं जम गए। सेलेस्ट के हाथ में फ़ोन फ्रीज हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा लूकस फ्रीज हुआ। एक बेहद खूबसूरत सेकंड के लिए पूरा सीन स्टैचू बन गया। फिर सेलेस्ट धीरे धीरे ट्री की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि ऑलमोस्ट दर्द महसूस हो रहा था। लूकस। लूकस शैडो से बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सोल पर थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखें फैली हुई थीं, होंठ खुले रह गए थे और उसका पूरा जेंटल हीरो एक्ट बारिश में सस्ते परफ्यूम की तरह गायब हो चुका था। उसने जल्दी से कहा, सेलेस्ट, लिसन टू मी, ये एडिटेड ऑडियो है। मैं शैडोज से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें एक्सक्यूजेस से बहुत प्यार है। पहले प्लांटेड एविडेंस, अब एडिटेड ऑडियो। इसी स्पीड से चले तो कल तुम चांद को ब्लेम करोगे। लूकस की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। अमेलिया ब्लैकवेल बिल्कुल शांत अंदाज में मेरे साथ परछाई से बाहर चली आई, जैसे हम किसी एलिगेंट टी पार्टी में आए हों, ना कि एक फेक किडनैपिंग एक्सपोज करने। उसकी चाल में वही कोल्ड कॉन्फिडेंस था जिसने दोनों हुडेड अटैकर्स की बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। उनमें से एक के मुंह से घबराकर सिर्फ एक शब्द निकला, ब्लैकवेल। अमेलिया ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वो ऑलरेडी गिल्टी हों। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर था कि इंसान खुद कन्फेस कर दे। उसने कहा, घुटनों पर बैठो, सब सच बताओ, शायद तब तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाए। लंबा वाला आदमी इतनी तेजी से घुटनों पर गिरा कि लगा उसकी बोन्स ने वहीं प्रोटेस्ट फाइल कर दी। दूसरा भी तुरंत उसके पीछे बैठ गया। उधर लूकस कोल ने अपने फिस्ट्स कस लिए। उसने फिर वही इनोसेंट एक्ट शुरू किया। मिस ब्लैकवेल, मुझे नहीं पता लियो ने आपको क्या बताया, लेकिन ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। अमीलिया ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इन्हें एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही लंबा अटैकर पैनिक में सीधे लूकस की तरफ देखने लगा। मिस्टर कोल, आपने कहा था कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं आएगा। लूकस का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। उस आदमी के चेहरे पर ऐसा बिट्रेयल आया कि मुझे हंसी रोकनी पड़ी। सोचो, फेक क्राइम के लिए हायर होने के बाद भी आदमी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहा था। सेलेस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग अब लूकस को ऐसे देख रही थी जैसे वो पहली बार उसका असली चेहरा देख रही हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? लूकस ने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन सॉफन कर ली। उसकी आंखें प्रैक्टिस किए हुए तरीके से लाल हो गईं। सेलेस्ट, नहीं, मैं तो तुम्हें बचाने आया था। मुझे लगा कोई तुम्हें टारगेट करने वाला है, इसलिए मैं शैडोज़ में वेट कर रहा था। उसका ये डायलॉग इतना शेमलेस था कि मेरे कानों ने लगभग काम करना बंद कर दिया। मैं आगे बढ़ा और स्पीकर्स की तरफ इशारा किया। हाँ भाई, शैडोज से प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि शैडो तुम खुद थे। अमीलिया ने मेरी तरफ देखा। ये लाइन लगभग क्लेवर थी। सेलेस्ट अब लूकस से पीछे हट चुकी थी। अगर तुम मुझे बचाना चाहते थे तो कैंपस सिक्योरिटी को कॉल क्यों नहीं किया? लूकस ने हर्ट एक्सप्रेशन बनाया।
मुझे डर था वो देर से आएंगे। सेलेस्ट ने तुरंत अगला सवाल पूछा, तो आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? वो लोग मुझे पकड़ चुके थे और तुम बस देख रहे थे। यही सवाल सबसे ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि वो सिंपल था। उसमें इमोशन था, लॉजिक था और कोई ड्रामेटिक एंगल नहीं था। लुकास ने मुंह खोला लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उसकी परफेक्ट जेंटल मास्क रियल टाइम में टूट रही थी और सेलेस्ट इतनी करीब थी कि हर क्रैक साफ देख पा रही थी। तभी एलिज आगे आई और उसने सेलेस्ट को टैबलेट पकड़ाया। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें कैंपस फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और पेमेंट ट्रेल है जो अटैकर्स को मिस्टर कोल के एसोसिएट से कनेक्ट करता है। सेलेस्ट के हाथ कांप गए। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ सेकंड्स तक कोई नहीं बोला। मुझे जवाब पता था। नॉवेल में सेलेस्टे की फैमिली पूरे कंट्री के बिगेस्ट स्टूडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करती थी। एक आर्टिकल किसी को हीरो बना सकता था और एक स्कैंडल किसी का करियर खत्म कर सकता था। लूकस को उसका ट्रस्ट चाहिए था क्योंकि ग्रैटिट्यूड को कंट्रोल करना रिस्पेक्ट से आसान होता है। अमीलिया ने मेरी सोच सुन ली और खुद जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी फैमिली पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करती है। उसकी रेपुटेशन गिरने से पहले उसे तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए था। सेलेस्ट की आंखों में दर्द धीरे धीरे डिस्गस्ट में बदलने लगा। तो मैं सिर्फ एक कठपुतली थी? लूकस तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। नहीं सेलेस्ट, तुम सब गलत समझ रही हो। लेकिन सेलेस्ट उसकी टच से भी पीछे हट गई। वो छोटा सा कदम किसी थप्पड़ से ज्यादा पेनफुल था। लूकस ने भी उसे महसूस किया। उसका चेहरा हल्का पड़ गया। तभी अचानक तेज हेडलाइट्स गार्डन पाथ पर पड़ी। 3 ब्लैक लग्जरी कार्स लाइब्रेरी के पास आकर रुकीं और ग्रे सूट्स पहने कई लोग तेजी से बाहर निकले। सबसे आगे सिल्वर हेयर वाला एक आदमी था जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। सेलेस्ट की आवाज ऑलमोस्ट राहत की तरह निकली, डैड। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग पॉलिश्ड शूज में चलते हुए ऐसे आए जैसे तूफान अंदर घुस आया हो। उनकी आवाज डेंजरस तरीके से शांत थी। मेरी बेटी को किसने छुआ? दोनों फेक अटैकर्स लगभग जमीन में घुसने वाले थे। सेलेस्ट तुरंत अपने फादर के पास भागी। डैड, मैं ठीक हूं। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले उसका चेहरा चेक किया, कंफर्म किया कि वो सेफ है और फिर सीधा लुकास की तरफ मुड़े। लुकास ने फिर वही सॉफ्ट विक्टिम मोड एक्टिवेट कर दिया। मुझे अफसोस है, मैं सेलेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यंग मास्टर मंडोर और मिस ब्लैकवेल ने सिचुएशन को गलत समझ लिया। मैं जेन्युइनली शॉक्ड था। एक्सपोज होने के बाद भी ये आदमी क्रेडिट स्टील करने की कोशिश कर रहा था। इसकी स्किन सच में बैंक वॉल्ट से मोटी थी। अमीलिया ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने एलिस को इशारा किया। अगले ही सेकंड स्पीकर्स पर लूकस की खुद की आवाज़ फिर गूंज उठी। उसे ज़्यादा हर्ट मत करना, बस इतना डराओ कि वो मुझ पर भरोसा करने लगे। पूरा गार्डन साइलेंट हो गया। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा गुस्से से सीधा मर्डरस हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, ये तुम्हारी आवाज़ थी? लूकस के होंठ कांपने लगे और उसने कहा, यह वॉइस पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अटैकर्स की तरफ देखा। अब जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हें किसने हायर किया था? इस बार छोटा अटैकर इंस्टेंटली टूट गया और उसने डरते हुए कहा, हमें लूकस कोल के लोगों ने कांटेक्ट किया था। हमें कहा गया था मिस आर्मस्ट्रॉन्ग को डराना है, फिर मिस्टर कोल हीरो बनकर आएंगे। लूकस पैनिक में चिल्लाया, झूठ बोल रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने सिर्फ एक हाथ उठाया और उनके बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ गए। उन्होंने अटैकर्स को पकड़ लिया और लुकास का रास्ता ब्लॉक कर दिया। लुकास ने चारों तरफ देखा और आखिर में उसकी नज़र मुझ पर आकर रुकी। लियो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कभी तुमसे लड़ना नहीं चाहा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और शांत आवाज़ में बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लुकास। तुम उसे फाइट नहीं कहते, जब ट्रैप तुम खुद सेट करते हो। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, मनी, फैमिली, स्टेटस, फिर भी तुम मेरे जैसे इंसान को टारगेट क्यों कर रहे हो? लो, फिर वही विक्टिम कार्ड। हर एक्जेशन को क्लास वॉरफेयर बना दो। खुद को गरीब और इनोसेंट दिखाओ और सामने वाले को क्रूअल। ओरिजिनल स्टोरी में यही ट्रिक हर बार काम करती थी, लेकिन आज रात सेलेस्ट स्क्रिप्ट देख चुकी थी। वो अपने फादर के पीछे से आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग थी। तुमने मेरी काइंडनेस का इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम पर तरस खाऊंगी। लूकस का चेहरा फ्रीज हो गया। सेलेस्ट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। यस यू डिड,
उसने कांपती आवाज में कहा। तुम्हें लगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि तुम जेंटल और काइंड दिखते हो। और पहली बार लुकास कंप्लीटली साइलेंट हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा झूठ नहीं बचा था जो इनोसेंट लगे। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी बेटी की तरफ देखा। पहले उनकी आंखों में शॉक था, लेकिन अगले ही पल वही शॉक धीरे धीरे प्राइड में बदल गया। उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी बेटी अब सिर्फ डरी हुई लड़की नहीं रही, उसने खुद सच देख लिया था। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, सेलेस्ट, तुम क्या चाहती हो? उस एक सवाल ने पूरे माहौल को बदल दिया। ओरिजिनल स्टोरी में यही वो मोमेंट था जहां लूकस फेक हीरो बनकर सेलेस्ट को बचाता और फिर सेलेस्ट पूरी जिंदगी उसके साइड में खड़ी रहती। वो उसके लिए आर्टिकल्स लिखती, स्कैंडल्स दबाती और दुनिया से लड़ जाती। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। सेलेस्ट ने कांपते हाथों से टैबलेट को और कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सरप्राइजिंगली स्टेडी थी। सब कुछ पुलिस को भेज दीजिए और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कीजिए, इससे पहले कि लूकस कहानी को ट्विस्ट करे। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने बिना एक सेकंड गनवाए सिर हिलाया। डन। बस वही सुनते ही पहली बार लूकस के चेहरे पर असली डर दिखाई दिया। अब तक वो हर सिचुएशन में काम एक्ट कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था। वो तुरंत आगे बढ़ा। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग, प्लीज केयरफुली सोचिए। अगर ये बात पब्लिक हो गई तो यूनिवर्सिटी स्कैंडल में फंस जाएगी। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुमने मेरी बेटी पर हमला स्टेज किया और तुम्हें यूनिवर्सिटी की इमेज की चिंता है? लूकस तुरंत सेलेस्ट की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज फिर से सॉफ्ट और इमोशनल हो गई। सेलेस्ट, प्लीज, तुम मुझे जानती हो। सेलेस्ट ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे लगा था कि मैं जानती हूं। बस 4 शब्द, लेकिन उन 4 शब्दों ने लूकस को एविडेंस से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और लिटरली महसूस किया कि कहानी मेरे पैरों के नीचे बदल रही है। पहले अमीलिया, फिर एमा और अब सेलेस्ट। तीनों लड़कियां जो ओरिजिनल नॉवल में लूकस की स्टेपिंग स्टोन्स बनने वाली थीं, अब उसकी असली शक्ल देखने लगी थीं। ये टेक्निकली जीत होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वार्निंग बेल्स बजने लगीं। लूकस हार रहा था, लेकिन बहुत जल्दी। और कॉर्नर्ड हीरो हमेशा डेंजरस होता है, स्पेशली तब जब पूरी दुनिया खुद उसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही हो। एमेलिया की नज़र मेरी तरफ घूमी। तुम परेशान हो? मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो बहुत जल्दी हार रहा है। मगर इसी बीच सेलेस्ट के फादर ने हमारी तरफ देखा और पूछा, आखिर इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं जवाब देता उससे पहले लूकस अचानक हंस पड़ा। पहले उसकी हंसी धीमी थी, लगभग टूटे हुए इंसान जैसी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे और अजीब होती गई। इतनी अजीब कि उसका अपना चेहरा भी अनफेमिलियर लगने लगा। उसका जेंटल स्कॉलरशिप स्टूडेंट वाला मास्क पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह कुछ कोल्ड, बिटर और अगली बाहर आ चुका था। लूकस ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग सब एक जैसे हो। उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ रिजेंटमेंट था। ऊपर पैदा हुए, प्रोटेक्टेड रहे, और फिर भी विक्टिम एक्ट करते हो जब कोई नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग की आंखें सिकुड़ गईं। सावधान रहो लड़के। लुकास मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में काइंडनेस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। केयरफुल? मैं पूरी जिंदगी केयरफुल रहा हूं। मैं मुस्कुराया, झुका, अपोलोजाइज किया, ग्रेटफुल एक्ट किया, जबकि तुम जैसे लोग डिसाइड करते रहे कि मुझे तुम्हारी टेबल से क्रम्स डिजर्व हैं या नहीं। सेलेस्ट उसे डिसबिलीफ से देख रही थी। तो तुम लोगों को हर्ट करते हो क्योंकि तुम खुद गरीब थे? लूकस की नज़र इंस्टेंटली उसकी तरफ घूमी। मैंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। यही तो तुम्हारे फैमिलीज हर दिन करते हैं। जब रिच लोग मैनिपुलेट करते हैं तो उसे स्ट्रैटेजी कहते हो, लेकिन जब मैं करूं तो वो क्राइम बन जाता है। मेरे पेट में अजीब सा सिंकिंग फीलिंग हुआ। ये अपॉलॉजी नहीं थी, ये कन्फेशन थी, रिजेंटमेंट में लिपटी हुई कन्फेशन। बॉडीगार्ड्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी लूकस ने अपना फोन ऊपर उठाया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पास नहीं आता। अमीलिया की आंखें तुरंत शार्प हो गईं। तुमने क्या किया? लूकस ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और उसकी मुस्कान और भी अगली हो गई। तुम बार बार मेरे सीन्स रूइन कर रहे हो लियो, इसलिए मैंने एक ऐसा सीन तैयार किया जिसे तुम इंटरप्ट नहीं कर सकते। उसी पल मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, फिर अमीलिया का, फिर सेलेस्ट के फादर का, और अगले ही सेकंड
आसपास हर फोन एक साथ बज करने लगा। मेरे स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट फ्लैश हुआ। मोंडोर फैमिली का वारिस लियो मोंडोरे स्कॉलरशिप स्टूडेंट लुकास कोल को फंसाने के लिए अटैक स्टेज करने का आरोपी। एनोनिमस एविडेंस के मुताबिक ब्लैकवेल और आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिलीज भी इस कवर अप में शामिल हैं। पूरा माहौल अचानक साइलेंट हो गया। फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन आया। एक वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगी। वीडियो में मैं शैडोज से बाहर आता दिख रहा था। एमेलिया मेरे साथ खड़ी थी। अटैकर्स घुटनों पर थे, लेकिन ऑडियो पूरी तरह एडिट की गई थी। एडिटेड वर्जन में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अटैकर्स को ऑर्डर दे रहा हूं कि वो लूकस पर ब्लेम डालें। मेरा खून लिटरली ठंडा पड़ गया। लूकस ने बैकअप प्लान पहले से तैयार कर रखा था। अगर फेक रेस्क्यू सक्सेसफुल होता तो उसे सेलेस्ट मिल जाती, और अगर प्लान फेल होता तो वो पूरी कहानी मेरे सिर पर डाल देता। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा वीडियो देखते देखते कठोर हो गया। सेलेस्ट तुरंत बोली, डैड, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सच से पहले मिलियंस लोग ये वीडियो देखेंगे। लूकस ने कैजुअली फ़ोन वापस पॉकेट में डाल लिया। पब्लिक ओपिनियन फैक्ट से ज़्यादा तेज़ चलती है। अमीलिया की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि हवा तक फ्रीज होती महसूस हुई। तुम्हें लगता है एडिटेड गॉसिप तुम्हें बचा लेगी? लूकस मुस्कुराया। नो मिस ब्लैकवेल, मुझे लगता है ये तुम्हें डिले कर देगी। और उसी पल मुझे उसका असली ट्रिक समझ आ गया। नॉवेल में लूकस हमेशा यही करता था, एक स्कैंडल क्रिएट करो ताकि लोग उसी में उलझे रहें और फिर कहीं और मूव कर जाओ। मैंने पैनिक में फ्यूचर प्लॉट लाइन्स याद करनी शुरू की, और फिर अचानक मुझे नेक्स्ट आर्क याद आया, एम्मा लेन। स्टेज्ड रेस्क्यू आर्क के बाद लूकस का अगला बड़ा टारगेट एम्मा की फैमिली हॉस्पिटल नेटवर्क था। उसे फेक मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए थे, इमरजेंसी एक्सेस चाहिए था, और चैरिटी इमेज भी। अगर वो डेस्परेट हो चुका था तो इसका मतलब था कि वो आज रात ही नेक्स्ट मूव करने वाला है। एमिली ने मेरे थॉट्स सुन लिए। उसका चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। एम्मा खतरे में है। लुकास की स्माइल एक सेकंड के लिए फ्रीज हुई। बस वही टाइनी रिएक्शन काफ़ी था। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। तुमने पहले ही किसी को लेन प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया है। लूकस की आंखें डार्क हो गईं। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा जानते हो। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत अपने मैन को सिग्नल दिया, लेकिन उसी पल लूकस पीछे ट्रीज की तरफ कूद गया। एक स्मोक कैनिस्टर ज़मीन पर गिरा। अगले ही सेकंड पूरा रास्ता थिक वाइट स्मोक से भर गया। बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ दौड़े, लेकिन ऑब्वियसली लूकस पहले से एस्केप रूट प्लान करके आया था। जब स्मोक क्लियर हुई, वो गायब था। अमीलिया तुरंत एलिस की तरफ मुड़ी। जल्दी से उसका पता लगाओ। एलिस पहले से टाइपिंग कर रही थी। उसका फ़ोन सिग्नल 3 डिकॉयज में स्प्लिट हो गया है। मैंने कैंपस रोड की तरफ देखा और फिर सबसे कहा, लूकस को छोड़ो, हमें एम्मा तक पहुंचना होगा। तभी सेलेस्ट आगे बढ़ी। मैं भी चल रही हूँ। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत कहा, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन सेलेस्ट की आंखें लाल होने के बावजूद उसकी आवाज़ फर्म थी। उसने आज मुझे यूज़ किया। मैं छुपकर नहीं बैठूंगी जबकि वो किसी दूसरी लड़की को यूज़ करे। उसके फादर कुछ पल उसे देखते रहे। शायद वो मना करना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। एमिली ने सेलेस्ट को देखा। मगर याद रखना कि तुम्हें हमसे दूर नहीं होना है। सेलेस्ट ने तुरंत सिर हिलाया और एमिली के करीब आ गई। हम सब कार्स की तरफ भागे, जबकि फेक स्कैंडल पूरे शहर में पॉइजन की तरह फैलने लगा। मेरा फ़ोन लगातार बज कर रहा था। क्लासमेट्स, स्ट्रेंजर्स, न्यूज़ अकाउंट्स, हर जगह सिर्फ एक ही स्टोरी थी। इंटरनेट मुझे जेलस, क्रूअल और ऑब्सेस्ड बुली बोलना शुरू कर चुका था। ओरिजिनल स्टोरी में लियो मोंडोरे हमेशा इसलिए हारता था क्योंकि वो अकेला लड़ता था, जबकि लूकस पूरे स्टेज को कंट्रोल करता था। लेकिन आज रात मैं अकेला नहीं था। अमीलिया मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा काम था, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई कोल्ड एंगर साफ दिख रही थी। सेलेस्ट पीछे बैठी थी, अभी भी एलिस का टैबलेट ऐसे पकड़े हुए जैसे वो वेपन हो। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग की कार्स हमारे पीछे थीं। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया और यूनिवर्सिटी पीछे छूट गई। फ्रंट सीट से एलिस ने मुड़कर कहा, एम्मा लेन इस समय लेन प्राइवेट हॉस्पिटल में है। उनके फादर इमरजेंसी सर्जरी में है। सडन कार्डियक इंसिडेंट। मेरा सीना कस गया। ये आज रात होने वाला नहीं था। एमिली ने मेरी तरफ देखा। लुकास को वहाँ क्या चाहिए? मैंने विंडो के बाहर भागती सिटी लाइट्स को देखा और महसूस किया कि नॉवेल का अगला नाइटमेयर चैप्टर मेरे दिमाग में फिर से रीअरेंज हो रहा है। उसे एम्मा को इतना डेस्परेट बनाना है कि वो उस पर दोबारा ट्रस्ट करे।
सेलेस्ट का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन अगर लूकस ने ये क्राइसिस अरेंज की है, तभी आगे से मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तो मिरेकल डॉक्टर शायद वही इंसान होगा जिसने ये क्राइसिस क्रिएट की। कार के अंदर अचानक पूरी तरह साइलेंस छा गया। सबको अब असली बात समझ आ चुकी थी। अगर लुकास सच में चेयरमैन लेन की मेडिकल क्राइसिस के पीछे था, तो इसका मतलब सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं था। इसका मतलब था कि वो लोगों की जान को चेस पीसेस की तरह यूज कर रहा था। तभी एमिली ने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उसने वायरल आर्टिकल खोला, एडिटेड वीडियो को एक बार ध्यान से देखा, फिर बिना एक्सप्रेशन बदले फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। कवर अप के आरोप लग रहे हैं, फिर भी तुम सरप्राइजिंगली काम हो। अमीलिया ने विंडो के बाहर सिटी लाइट्स को देखते हुए जवाब दिया। पब्लिक ओपिनियन सिर्फ तब डेंजरस होती है जब तुम उसे बैटलफील्ड चूज करने दो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो लाइन बहुत कूल लगी, लेकिन सामने आने वाला डेंजर इतना बड़ा था कि मैं उस बात का मज़ा भी प्रॉपरली नहीं ले पाया। तभी फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार भी फ़ोन अमीलिया के हाथ में था। उसने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा ठंडी हो गईं। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था। कोई नंबर नहीं, कोई नेम नहीं, सिर्फ एक लाइन, केयरफुली चूज करो लियो, एमा के फादर को बचाओ या अपना नाम साफ करो, दोनों के लिए टाइम नहीं होगा। मैं कुछ सेकंड तक सिर्फ उन वर्ड्स को घूरता रहा, इतनी देर तक कि लेटर्स ब्लर होने लगे, और उसी पल मुझे एहसास हुआ लूकस ने फाइनली जेंटल एक्ट करना बंद कर दिया था। असल गेम अब शुरू हुई थी। पीछे बैठी सेलेस्ट आगे झुकी और स्क्रीन की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज़ धीमी थी। इसका मतलब क्या है? एम्मा के फादर को बचाने से तुम्हारा नाम कैसे खराब होगा? अमीलिया ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। क्योंकि लूकस चाहता है कि लियो ऐसा मूव करे जो गिल्टी लगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। एग्जैक्टली यही उसका प्लान था। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि लूकस पब्लिक ओपिनियन को उतना अच्छे से समझता था जितना ज़्यादातर रिच एयर्स अपने बैंक अकाउंट्स को भी नहीं समझते। ओरिजिनल नॉवल में एम्मा लेन लूकस पर इसलिए नहीं फिदा हुई थी क्योंकि वो हैंडसम था। एम्मा उसे इसलिए ट्रस्ट करने लगी थी क्योंकि उसने उसके फादर की जान बचाई थी। उस वक्त रीडर्स उसे हार्ट ऑफ गोल्ड वाला जीनियस बोलते थे। लेकिन आज रात फेक पॉइजनिंग और स्टेज्ड अटैक देखने के बाद मुझे लगने लगा था कि लूकस के हर मिरेकल के नीचे कोई हिडन इनवॉइस छुपा हुआ था। अमीलिया ने मेरी तरफ देखा। तुम हॉस्पिटल वाला सीन जानते हो? मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन माइंड रीडिंग करने वाली लड़की से झूठ बोलना वैसे भी बेकार था। मैंने लंबी सांस ली। स्टोरी में एम्मा के फादर आज रात ऑलमोस्ट मर जाते हैं। तब लुकास एक फेमस सर्जन को लेकर आता है, डॉक्टर रोवन पियर्स। वो लास्ट सेकंड में सर्जरी करके चेयरमैन लेन को बचा लेता है। सेलेस्ट ने टैबलेट को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन ये तो अच्छा हुआ ना? अगर डॉक्टर उन्हें बचा लेता है तो फिर हम हॉस्पिटल इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैंने उसकी रिफ्लेक्शन को कार विंडो में देखते हुए कहा। क्योंकि डॉक्टर पियर्स कोई जादुई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो भी लुकास के साथ मिला हुआ है। एमेलिया की आंखें तुरंत शार्प हो गईं। जो कुछ याद है सब एक्सप्लेन करो। मैंने आंखें बंद कर लीं और नॉवल की स्कैटर्ड मेमोरीज को जोड़ने की कोशिश करने लगा। एमा के फादर का नाम चेयरमैन गिडियन लेन है। उन्हें हार्ट कंडीशन है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में वो कम से कम 1 साल तक स्टेबल रहने वाले थे। मैं धीरे धीरे आगे बोलता गया। लेकिन आज रात सडनली वो कोलैप्स कर जाते हैं ड्यूरिंग अ प्राइवेट बोर्ड डिनर। हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्जरी अनाउंस करता है। फर्स्ट मेडिकल टीम स्ट्रगल करती है और तभी लुकास डॉक्टर पियर्स को लेकर आता है। पियर्स रिस्की प्रोसीजर परफॉर्म करता है। चेयरमैन लेन बच जाते हैं और एम्मा की फैमिली लूकस के एहसानों तले दब जाती है। सेलेस्ट की आवाज़ कांप गई। मतलब लूकस ने शायद चेयरमैन लेन की कंडीशन वर्स की और फिर उसी इंसान को ले आया जो उसे ठीक करना जानता था। एमिली ने बेहद शांत आवाज़ में कहा, हाँ तुम सही हो। उसकी सर्टेनिटी सुनकर कार फिर से साइलेंट हो गई और मुझे समझ आ गया उसने वो थॉट भी सुन लिया था जिसे मैं खुद बोलना नहीं चाहता था। ओरिजिनल नॉवल में लूकस रैंडम डिजास्टर्स से लोगों को बचाता नहीं था। वो खुद आग लगाता था, फिर बारिश बनकर सामने आता था। तभी मेरा फ़ोन फिर से बज़ हुआ, लेकिन इस बार मैसेज लूकस का नहीं था। कॉलर आईडी देखकर ही मेरा स्टमक टाइटन हो गया। विवियन मंडोरे, मेरी बड़ी बहन,
विवियन तभी कॉल करती थी जब सिचुएशन कंप्लीटली एक्सप्लोड हो चुकी हो, और कंसिडरिंग कि इस वक्त इंटरनेट मुझे चीप रोड साइड बारबेक्यू की तरह रोस्ट कर रहा था, मुझे अंदाज़ा था कि कॉल क्यों आई है। मैंने कॉल रिसीव की। स्कोल्ड करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक टेक्निकली कोई मरा नहीं है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की डेंजरस साइलेंस रही, फिर विवियन की बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें बंद कर लीं। हाँ, ये ओपनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरे बगल में बैठी एमेलिया ने मेरी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि वो हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। ऑनेस्टली ये अनफेयर था। अगर वो मेरे पैनिक थॉट्स सुन सकती है तो कम से कम उन्हें एंजॉय तो नहीं करना चाहिए। विवियन फिर बोली, लियो, इंटरनेट पर चल रहा है कि तुमने स्कॉलरशिप स्टूडेंट पर हमला किया, डॉक्टर को थ्रेटन किया, ब्लैकवेल फैमिली के साथ मिलकर एविडेंस हाइड किया और रिपोर्टर्स से भाग गए। मैंने फॉरहेड दबाया। वीडियो फेक है, एडिटेड है। विवियन की आवाज़ थोड़ा बदली। तुम्हें पता है वीडियो एडिट किसने किया? इतना पता है कि लुकास कोल विक्टिम नहीं है। वो इस वक्त लेन प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रैप बिल्ड कर रहा है। कॉल के दूसरी तरफ फिर साइलेंस छा गई, लेकिन इस बार वो एम्प्टी साइलेंस नहीं थी। वो उस इंसान की साइलेंस थी जो मेरे बारे में अपनी पूरी ओपिनियन दोबारा रीबिल्ड कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद विवियन ने धीरे से पूछा, तुम एमिली ब्लैकवेल के साथ हो, है ना? मैंने एमिली की तरफ देखा। वो बिल्कुल कामली मुझे देख रही थी। मैंने सावधानी से जवाब दिया, हाँ, वो इस वक्त मुझे मरने से बचाने में मदद कर रही है। विवियन ने लंबी सांस छोड़ी। ये इस पूरे साल में पहली सेंसिबल चीज़ है जो तुमने की है। मेरे बगल में बैठी एमिली ने हल्का सा नीचे देखा। उसके होंठों का कोना बेयरली हिला। हाँ, उसने वो भी सुन लिया था, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगे। विवियन फिर बोली, मैं केलब को हॉस्पिटल भेज रही हूँ लीगल ऑथराइजेशन के साथ। किसी मेडिकल इक्विपमेंट को टच मत करना, किसी को पंच मत करना। मैं ऑकवर्डली खांस पड़ा। टेक्निकली, स्पिरिचुअली वो मैं नहीं था। कुछ सेकंड साइलेंस रही, फिर विवियन ने बेहद फ्लैट आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, और ऑनेस्टली मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, कम से कम तब तक जब तक फैमिली आज रात सरवाइव कर जाए। उसने तुरंत कॉल काट दी। ऑनेस्टली शायद वही बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि अगर मैं सच एक्सप्लेन करता कि मैं एक नॉवल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ तो वो एक्सप्लेनेशन किसी बोर्ड गोस्ट के फीवर ड्रीम जैसी लगती। तभी फ्रंट सीट पर बैठी एलिस ने अचानक सिर उठाया। प्रॉब्लम है। कार का माहौल इंस्टेंटली टेंस हो गया। लेन प्राइवेट हॉस्पिटल ने इमरजेंसी विंग का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेंज कर दिया है। अब विजिटर एक्सेस कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, अनलेस एक्टिंग मेडिकल डायरेक्टर पर्सनली अप्रूव करे। अमीलिया ने तुरंत पूछा, टुनाइट एक्टिंग मेडिकल डायरेक्टर कौन है? एलिस का चेहरा ग्रिम हो गया। डॉक्टर रोवन पियर्स। पीछे बैठी सेलेस्ट ने धीरे से विस्पर किया, वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। उसकी आवाज़ में डर साफ सुनाई दे रहा था। ड्राइवर ने स्टीयरिंग शार्पली घुमाई और कार तेज़ी से हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही हम हॉस्पिटल के पास पहुंचे, मेरा फ़ोन फिर से बज़ हुआ। एक और अननोन मैसेज, यू आर लेट लियो, एमा ऑलरेडी रो रही है। मैसेज पढ़ते ही मेरे अंदर इरिटेशन और एंगर दोनों एक साथ उठे, लेकिन एमिली ने मेरे शोल्डर के ऊपर से स्क्रीन देखी और उसका एक्सप्रेशन फ्राइटिंगली काम हो गया। वो चाहता है कि तुम एंग्री हो जाओ। मैंने जॉ टाइटन की। अमीलिया ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, एंगर को केयरफुली यूज़ करो। वाइल्डली घुमाई गई ब्लेड सबसे पहले उसी हाथ को काटती है जो उसे पकड़ता है। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। क्या तुम हमेशा फाइनल बॉस की तरह बोलती हो, जैसे बैटल शुरू होने से पहले एडवाइस दे रही हो? एमेलिया ने सीधा मेरी तरफ देखा। और क्या तुम हमेशा क्लाउन की तरह सोचते हो, जो डेंजर में घुसते हुए जोक्स बनाता है? मैं तुरंत जवाब देना चाहता था, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार मैंने चुप रहना बेहतर समझा। कार इमरजेंसी विंग के बाहर जाकर रुकी। चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग की व्हीकल्स हमारे पीछे आकर रुक गईं। ब्लैकवेल फैमिली के बॉडीगार्ड्स पहले बाहर निकले। सेलेस्ट तुरंत एमिली के पास आकर खड़ी हो गई। वो ब्रेव दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी लाइन कॉरिडोर ब्लॉक करके खड़ी थी। लीड गार्ड ने अमीलिया को देखकर रिस्पेक्टफुल बाव किया, लेकिन साइड नहीं हुआ। मिस ब्लैकवेल, अपोलोजाइज करता हूँ। इमरजेंसी विंग एक्सेस एक्टिंग मेडिकल डायरेक्टर के ऑर्डर से रिस्ट्रिक्टेड है। अमेलिया ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ एक वर्ड बोली, मूव। गार्ड विजिबल नर्वस हो गया, लेकिन फिर भी बोला,
मैं नहीं कर सकता। मैंने मन ही मन उसे सल्यूट किया। ये करेज था, बहुत स्टूपिड करेज, लेकिन फिर भी करेज। मैं अमीलिया के बगल में जाकर उसकी बैज देखने लगा, मार्टिन कोल। उसका चेहरा इंस्टेंटली चेंज हो गया। यस सर। मैं हल्का मुस्कुराया। लूकस कोल से कोई रिलेशन? उसका शरीर स्टिफ हो गया। वो मेरा कजिन है। मेरे पीछे खड़े ब्लैकवेल बॉडीगार्ड्स थोड़ा और आगे बढ़ गए। मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा। लूकस की स्कीम्स की सबसे बड़ी वीकनेस यही थी, वो हर क्राइम में अपने कनेक्टेड लोगों को यूज करता था। इस पॉइंट पर तो उसे क्राइम सीन पर बिजनेस कार्ड्स छोड़ना शुरू कर देना चाहिए था। एमिली ने मेरा थॉट सुन लिया। उसने कामली कहा, एलिस, सब रिकॉर्ड करो। एलिस ने तुरंत फोन उठा लिया। मैंने मार्टिन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा कजन अभी पब्लिक फ्रॉड स्कैंडल में फंसा हुआ है और अब तुम हॉस्पिटल की इमरजेंसी विंग ब्लॉक कर रहे हो, जहां एक और सस्पिशियस इंसिडेंट चल रहा है। मैं थोड़ा और करीब गया। आर यू एब्सोल्युटली श्योर कि तुम अपना नाम इस सीन से जोड़ना चाहते हो? मार्टिन की जॉ टाइटन हो गई और उसने कहा, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। परफेक्ट, मैंने कहा। तो कैमरा पर पूरा ऑर्डर रिपीट करो। उसकी आंखें तुरंत फोन कैमरा पर गईं। मैंने काम वॉइस में कहा, कहो कि डॉक्टर रोवन पियर्स ने तुम्हें एमिली ब्लैकवेल, लियो मोंडोर और चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग को इमरजेंसी विंग में जाने से रोकने का ऑर्डर दिया है, जबकि चेयरमैन गिडियन लेन इमरजेंसी सर्जरी में है। मार्टिन क्लियरली हेजिटेट करने लगा, लेकिन तभी कॉरिडोर के अंदर से एक कोल्ड फीमेल वॉइस गूंजी, उन्हें अंदर आने दो। सबकी नजरें तुरंत पीछे घूम गईं। ग्लास डोर्स के पास एम्मा लेन खड़ी थी। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। वो इतनी फ्रेजाइल लग रही थी जैसे कोई थोड़ा जोर से बोले तो वो टूट जाएगी, लेकिन उसकी नजरें लुकास पर थीं, जो उसके बगल में खड़ा था। उसका हाथ जेंटली एम्मा के शोल्डर पर रखा हुआ था और लूकस, वो फिर से वही नोबल, वरीड, जेंटल हीरो बन चुका था। अगर मैंने 10 मिनट पहले उसका असली चेहरा ना देखा होता तो शायद मैं भी उस एक्ट पर बिलीव कर लेता। एम्मा ने मुझे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से देखा। लियो, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी नज़र लूकस के हाथ पर गई, जो अब भी उसके शोल्डर पर था। मैंने स्लोली कहा, ये इंश्योर करने कि तुम्हारे फादर का इलाज डॉक्टर्स करें, स्टेज मैजिशियंस नहीं। लूकस ने हल्की सांस छोड़ी, जैसे मैंने ह्यूमैनिटी को पर्सनली डिसअपॉइंट कर दिया हो। लियो, मैं समझता हूं कि तुम मुझे डिसलाइक करते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है। चेयरमैन लेन अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं। एम्मा की आंखों में फिर दर्द भर गया। प्लीज यहां मत लड़ो। एमेलिया आगे बढ़ी। एम्मा, डॉक्टर रोवन पियर्स को सर्जरी टेक ओवर करने की परमिशन किसने दी? एम्मा कंफ्यूज दिखी। डॉक्टर पियर्स लूकस के साथ आए। उन्होंने कहा, डैड की कंडीशन रेयर है और नियर बाय सिर्फ वही इसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने आंखें ब्रीफली बंद कर लीं। ऑफ कोर्स उसने यही कहा होगा। अमीलिया की नज़र लूकस पर टिक गई। तुम्हें कैसे पता था कि चेयरमैन लेन को आज रात डॉक्टर पियर्स की ज़रूरत पड़ेगी? लुकास का एक्सप्रेशन नहीं बदला। डॉक्टर पियर्स महीनों से क्वाइटली लेन फैमिली को एडवाइस कर रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि एम्मा को हेल्प चाहिए थी। एम्मा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, उन्हें यहाँ लूकस ने ही बुलाया है। पता नहीं उनके बिना यहाँ क्या होता। मैंने एम्मा की तरफ देखा और अपनी आवाज़ सॉफ्ट कर ली। मुझे पता है तुम डरी हुई हो, और मुझे पता है अभी लूकस तुम्हें वही इंसान लग रहा है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं थोड़ा रुका, लेकिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो। उसकी आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ उठीं। तुम्हारे फादर की कंडीशन अचानक उसी रात क्यों वर्सन हुई जिस रात लूकस को तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा चाहिए था? एम्मा का चेहरा इंस्टेंटली सफ़ेद पड़ गया। लूकस की आंखें शार्प हुईं, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी हर्ट विक्टिम जैसी थी। लियो, इवन तुम्हारे लिए भी ये बहुत क्रूअल है। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्रूअल वो होता है जब कोई इंसान एक लड़की के डाइंग फादर को स्टेज प्रॉप की तरह यूज करे। एम्मा विजिबल फ्लिंच कर गई। अब बस भी करो। मैंने धीरे से सिर हिलाया। फाइन, फिर मुझे गलत साबित करो। मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा। अमीलिया की मेडिकल टीम को रियल टाइम सर्जिकल डेटा रिव्यू करने दो। हॉस्पिटल बोर्ड को कंफर्म करने दो कि डॉक्टर पियर्स के पास अथॉरिटी है, और वो मेडिकेशन टेस्ट करने दो जो कोलैप्स होने से पहले तुम्हारे फादर को दी गई थी। लूकस ने फिर वही सैड जेंटल स्माइल दी। लूकस ने धीमी लेकिन चोट पहुंचाने वाली आवाज में कहा, तुम हर चीज को कॉन्स्पिरेसी बना देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई गरीब इंसान तुमसे बेहतर हो सकता है। बस वही था उसका सबसे बड़ा हथियार।
मेल लीड का होली शील्ड। जब भी लुकास कॉर्नर होता, वो डिस्कशन को एविडेंस से हटाकर क्लास डिफरेंस पर ले जाता, ताकि लोग फैक्ट्स ना देखें, इमोशंस देखें। अगर कोई उसे क्वेश्चन करे तो वो खुद को गरीब विक्टिम और सामने वाले को एरोगेंट रिच बुली बना देता था। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी स्लीव पर हल्का सा टच महसूस हुआ। एमिली का हाथ। वो एग्जैक्टली कंफर्ट नहीं था, ज़्यादा वार्निंग था, जैसे वो साइलेंटली कह रही हो, टेम्पर कंट्रोल में रखो, अभी गुस्सा किया तो वही ट्रैप में फंसोगे जो लुकास चाहता है। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और खुद को काम किया। तभी पीछे हॉस्पिटल एंट्रेंस से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। सबकी नज़र उधर घूम गई। मेरा भाई गैलेब अंदर आया। उसके पीछे 2 लॉयर्स, 3 मेडिकल कंसल्टेंट्स और सबसे आखिर में मेरी बड़ी बहन विवियन। और ऑनेस्टली विवियन इतनी एलिगेंट और टेरिफाइंग लग रही थी कि कॉरिडोर के कई गार्ड्स बिना कुछ कहे साइड हट गए। उसकी आंखें सबसे पहले मुझ पर टिकीं। तुम अभी तक जिंदा हो? मैंने वीक स्माइल दी। फिजिकली हाँ, इमोशनली बेयरली। केलब हल्का हंसा। दैट साउंड्स लाइक ग्रोथ। विवियन ने हम दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, सीधा एम्मा की तरफ मुड़ी। मिस लेन, मैं विवियन मंडादोर हूँ। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन उसमें अथॉरिटी इतनी थी कि एम्मा खुद ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होकर खड़ी हो गई। विवियन ने आगे कहा, आपके फादर ने पिछले साल मंडादोर लीगल मेडिकल सर्विसेज के साथ स्टैंडिंग इमरजेंसी ओवरसाइट अग्रीमेंट साइन किया था। एम्मा स्टन्ड रह गई। डैड ने ऐसा अग्रीमेंट साइन किया था? केलब ने तुरंत एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और उन्होंने एक नोट भी छोड़ा था। एम्मा की उंगलियां कांपने लगीं जब उसने पेपर लिया। केलब धीरे से पढ़ने लगा। अगर किसी मेडिकल क्राइसिस के दौरान कोई तुम्हें प्रेशर करने की कोशिश करे तो किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले हमारे फैमिली लॉयर को कॉल करना। एम्मा की आंखें इंस्टेंटली भर गईं। उस मोमेंट में पहली बार उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर ने पहले से डेंजर इमेजिन किया था। और दूसरी तरफ लूकस का एक्सप्रेशन फाइनली डार्क हुआ। पूरी तरह नहीं, लेकिन इनफ कि मैं नोटिस कर सकूं। वो तुरंत बोला, ये अननेसेसरी है। सर्जरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। रिव्यू डिले हुआ तो चेयरमैन लेन की लाइफ रिस्क में पड़ सकती है। केलब ने उसकी तरफ देखकर प्लेजेंट स्माइल दी, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल वार्मथ नहीं थी। केलब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेडिकल डेटा रिव्यू सर्जरी को डिले नहीं करता, जब तक कि कोई डेटा छुपाना ना चाहता हो। मैंने उसी मोमेंट डिसाइड कर लिया कि मुझे केलब तुरंत पसंद आ गया है। अगर विवियन सिल्क में छिपी नाइफ थी तो केलब मुस्कुराता हुआ बेयर ट्रैप था। अमीलिया ने मेरा थॉट सुन लिया। उसकी आंखों में हल्की अम्यूजमेंट चमकी। एमा अब भी कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड थी। उसकी सांसें अनइवन थीं। मैं बस डैड को सेफ चाहती हूँ। इस बार एमेलिया की आवाज़ सरप्राइजिंगली जेंटल थी। तो रिव्यू अप्रूव कर दो। उसने पहली बार कोल्ड टोन छोड़कर सॉफ्टली कहा। अगर डॉक्टर पियर्स सच में उन्हें बचा रहे हैं तो डेटा उसे प्रूव कर देगा। एम्मा ने पेपर को टाइटली पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अप्रूव करती हूँ। लुकास तुरंत आगे बढ़ा। एम्मा, वेट, तुम अभी पैनिक में हो। तुम्हें ऐसे टाइम में कुछ साइन नहीं करना चाहिए। एम्मा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में रियल डाउट दिखाई दिया। एम्मा ने कांपती हुई आवाज़ में लूकस की तरफ देखा और कहा कि सिर्फ 10 मिनट पहले उसके फादर कोलैप्स हुए थे और उसी समय लूकस ने उसे डॉक्टर पियर्स को अप्रूव करने के लिए कह दिया था। ये सुनते ही लूकस वहीं फ्रीज हो गया। वो सेंटेंस किसी थप्पड़ से भी ज़्यादा जोर से लगा। पहली बार एम्मा ने खुद उसके वर्ड्स पर डाउट किया था। विवियन ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत एम्मा के हाथ में पेन रख दिया और शांत लेकिन फर्म आवाज़ में साइन करने को कहा। एम्मा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आखिरकार डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। जैसे ही पेन की इंक पेपर को टच हुई, केलब की मेडिकल कंसल्टेंट टीम तुरंत नर्स स्टेशन की तरफ बढ़ गई। मार्टिन कोल ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार चेयरमैन आर्मस्ट्रॉन्ग खुद आगे आ गए। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी हैवी कि पूरे कॉरिडोर का माहौल बदल गया। उन्होंने मार्टिन से कहा कि या तो रास्ता छोड़ दे या फिर पूरे शहर को एक्सप्लेन करे कि उसने इमरजेंसी मेडिकल रिव्यू क्यों रोका। मार्टिन ने एक पल लूकस की तरफ देखा, लेकिन आखिरकार बिना कुछ बोले साइड हट गया। लूकस चुपचाप रिव्यू टीम को सिक्योर कॉरिडोर में जाते देखता रहा। फिर अचानक उसका चेहरा फिर से काम हो गया, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी। अगर वो एंग्री होता तो सिचुएशन आसान होती, लेकिन काम लूकस मतलब उसके पास अभी भी कोई बैकअप प्लान था।
तभी मेरा फ़ोन फिर बज़ हुआ। मैसेज में लिखा था कि क्या मुझे सच में लगता है कि रिकॉर्ड्स चेक करने से चेयरमैन लेन बच जाएगा। मैंने वो मैसेज तुरंत अमीलिया को दिखाया। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। वो समझ गई कि लुकस कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। मैंने तुरंत अपनी मेमोरीज खंगालनी शुरू की। ओरिजिनल स्टोरी में ये पूरा सीन किसी मिरेकल जैसा लिखा गया था, लेकिन रीडर्स हमेशा एक स्ट्रेंज डिटेल पर आर्ग्यू करते थे। डॉक्टर पियर्स ने चेयरमैन लेन को सिर्फ सर्जरी से नहीं बचाया था, उसने एक इम्पोर्टेड इमरजेंसी ड्रग इस्तेमाल की थी जो ऑफिशियली अप्रूव भी नहीं हुई थी। पहले रीडर्स को ये लुकास की इंटेलिजेंस और रिसोर्सफुलनेस लगती थी, लेकिन अब वो किसी मेडिकल लेबल वाली लोडेड गन जैसा लग रहा था। मैंने तुरंत कैलेब की तरफ मुड़कर कहा कि इमरजेंसी मेडिकेशन इन्वेंट्री चेक करो और ऐसे इंपॉर्टेड कार्डियक स्टेबलाइजर्स ढूंढो जो हॉस्पिटल सिस्टम में लिस्टेड ना हो। कैलेब की स्माइल हल्की फेड हो गई। उसे समझ आ गया कि मुझे सिचुएशन के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स पता हैं। विवियन ने सस्पिशियस नज़रों से मुझे देखा। उसे साफ लग रहा था कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैं कोई ऑकवर्ड एक्सप्लेनेशन देने ही वाला था कि अमीलिया बीच में बोल पड़ी। उसने कामली कहा कि आज रात लियो की इंस्टिंक्ट्स अनयूजुअली एक्यूरेट हैं और सबको उनकी बात माननी चाहिए। विवियन ने पहले अमीलिया को देखा, फिर मुझे, फिर वापस एमिली को। उसके चेहरे पर क्लियरली कन्फ्यूजन लिखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कैलेब ने तुरंत इंस्ट्रक्शन अपने ईयर पीस में पास कर दिया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि कंसल्टेंट का जवाब आ गया। उसकी आवाज़ कैलेब के फ़ोन स्पीकर से सुनाई दी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक अनलेबल्ड रेफ्रिजरेटेड वायल मिला है जो डॉक्टर पियर्स की पर्सनल ऑथराइजेशन के अंडर लॉक्ड था, लेकिन उसका हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं था। एम्मा ने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दूसरी तरफ लुकस ने सरप्राइजिंगली काम आवाज़ में कहा कि एक्सट्रीम केसेस में एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स कभी कभी नेसेसरी होती हैं। मैंने उसे अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि किसी ने एम्मा को एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के बारे में बताया ही नहीं था। लुकस ने सीधे मेरी आंखों में देखकर पूछा कि अगर उससे उसके फादर की जान बच जाए तो क्या सच में फ़र्क पड़ता है। उस 1 सेकंड में उसका मास्क सबके सामने स्लिप हो गया। उसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस नहीं थी, उसमें एरोगेंस था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे एंडिंग सही हो तो कोई भी तरीका जस्टिफाइड है, चाहे उसका प्राइस किसी और को क्यों ना चुकाना पड़े। एम्मा धीरे धीरे उससे पीछे हट गई। लुकस ने तुरंत नोटिस किया और फिर वही जेंटल एक्सप्रेशन वापस लाने की कोशिश की। उसने सॉफ्ट आवाज़ में कहा कि उसका मतलब सिर्फ इतना था कि एम्मा के फादर की लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डैमेज हो चुका था। एम्मा अब उसे पहले जैसी नज़रों से नहीं देख रही थी। तभी इमरजेंसी कॉरिडोर के डोर्स खुले। सर्जिकल स्क्रब्स पहने एक लंबा डॉक्टर बाहर आया। वो इरिटेशन दबाते हुए अपना ग्लव उतार रहा था। यही था डॉक्टर रोवन पियर्स। उसकी नज़र पहले क्राउड पर गई, फिर कैलेब की मेडिकल टीम पर और आखिर में एम्मा पर रुकी। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा कि किसने उसकी सर्जरी में इंटरफियर करने की परमिशन दी। एम्मा विजिबली कांपी, लेकिन फिर भी उसने अपना चेन उठाकर कहा कि उसने परमिशन दी है। डॉक्टर पियर्स की आंखें तुरंत कोल्ड हो गईं। उसने कहा कि इमोशनल डिसीजंस पेशेंट्स को मार सकते हैं। तभी अमीलिया एम्मा के बगल में आकर खड़ी हो गई और बिना एक पल रुके जवाब दिया कि अनअप्रूव्ड ड्रग्स भी लोगों को मार सकते हैं। पियर्स ने सार्कास्टिक तरीके से अमीलिया को देखा और पूछा कि क्या फार्मास्यूटिकल हेरेसेस अब इवनिंग गाउन्स पहनकर मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन अमीलिया बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने इक्वली कोल्ड आवाज़ में जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता था कि डिस्ग्रेस्ड सर्जन्स अब प्राइवेट बैक डोर से मिरेकल्स परफॉर्म करते हैं। पूरा कॉरिडोर उसी पल साइलेंट हो गया। डॉक्टर पियर्स का चेहरा गुस्से से कस गया और मैं सच में मन ही मन एमिली के लिए क्लैप करने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो मेरे थॉट्स सुन सकती है, इसलिए मैंने खुद को रोका। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें आधे सेकंड के लिए मेरी तरफ फ्लिक हुईं। क्लियरली उसने फिर से सब सुन लिया था। कैलेब आगे बढ़ा और अपने फ़ोन को सामने रखते हुए डॉक्टर पियर्स से शांत लेकिन फर्म आवाज़ में कहा कि लेन हेयर ने एक्सटर्नल रिव्यू अप्रूव कर दिया है, इसलिए इंपॉर्टेड ड्रग का पूरा मेडिकेशन रिकॉर्ड तुरंत दिया जाए। डॉक्टर पियर्स ने धीरे धीरे अपना दूसरा ग्लव उतारा। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा कि चेयरमैन लेन की हालत अनस्टेबल है और अगर उन्हें रोका गया तो वो मर सकते हैं। लेकिन कैलेब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने पोलाइटली जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो डॉक्यूमेंट्स जल्दी दे देने चाहिए।
मगर फिर यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना।